दोस्तों उसका ऑडिट। चलिए, तो ऑडिट के अंतर्गत दोस्तों अपन है चैप्टर नंबर 11 में, बहुत ही शानदार सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है दोस्तों कारो। क्या दोस्तों? कारो। यस, कारो का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर। और बेसिकली ये एक्चुअली में एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि ऑडिट रिपोर्ट के साथ चलता है। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट जब भी एक बनाते हैं अगर हम, तो उसके साथ कुछ चीज़ों का एनेक्स किया जाता है। क्या होता है एनेक्स करना? मतलब अटैच किया जाता है। वेरी गुड। और उसमें एक ये रिपोर्ट होती है जो कि कंपनीज की रिपोर्ट होती है। अब ये अलग से कुछ इसके अंदर सवाल होते हैं, उन सवाल के जवाब होते हैं। मतलब ये बेसिकली क्वेश्चनर टाइप का है। किसके जैसा बेटा? क्वेश्चनर टाइप का है, जिसके अंदर ये सारे आपको क्या है दोस्तों क्वेश्चंस दिख रहे हैं, आपको बस इसे फिल करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप कुल मिलाकर के देखेंगे तो कारो के अंतर्गत टोटल एंड टोटल कितने पॉइंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं बताइए? 20। अरे ये एक्सरसाइज क्या होता है बोलो? 21। बेटा एक्स का मतलब है 10, एक और एक्स है 10, 10 कितना हो गया? 20। अढ़ाई मतलब 1, तो कितना हो गया? 21। ठीक है, बचपन में बेटा अच्छे से पढ़ लेते तो आज मुझे सब पढ़ाना नहीं पड़ता। ठीक है, कोर चीज़ें पढ़ा रहा होता मैं। आइए, तो अगर अपन बात करें दोस्तों कुल मिलाकर के इसके अंदर कितने पॉइंट्स है बताइए? 21 पॉइंट्स है। और ये 21 पॉइंट्स पर हमें सिर्फ कुछ लिखना है, अलग से कुछ ऐसा ओपिनियन नहीं देना है। बस वो एक दे दिया क्वेश्चनर कि ये है कि नहीं, देखो ये ठीक है कि नहीं, ये ठीक है कि नहीं, वो बस चेक करना है। और चेक करके हमें क्या करना है बेटा? अलग से फिल करना है। ऑब्वियस सी बात है, अब एक नई रिपोर्ट है तो ऑडिटर को इसके लिए क्या मिलेगी? फीस। क्या बात है बेटा, वेरी गुड। तो अगर अपन बात करें तो कहीं ना कहीं ऑडिटर के लिए नई रिपोर्ट है। नई रिपोर्ट है तो ऑडिटर बोलेगा भाई कंप्लायंसेस बढ़ गए हैं, भाई मेरे को एक नई रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। इसके लिए आप अलग से क्लाइंट से 20, 25, 30, 40 हज़ार रुपए क्या कर सकते हो? अलग से ऐड सकते हो बेटा। लेकिन आपको खुशी की बात यह होगी कि आपको इसको बनाने के लिए कोई अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ये सारे वो काम होंगे जो ऑडिट करते समय अपन करते ही हैं, बस उसको अलग से रिपोर्ट पे नहीं लिखते थे। तो अब वो काम कर तो रहे हैं, अब उसकी छोटी सी रिपोर्ट बनानी है और उसके अलग से 30-40 हज़ार रुपए लेने हैं। क्या ये खुशी की बात है बेटा? यस, तो हमें इसे खुशी से पढ़ना है। आइए दोस्तों, तो अपन बात करने वाले कारो की। तो कारो की सबसे पहले अपन बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी की। जैसा कि नाम है इसका कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर, तो ये किसके ऊपर लगता होगा? पार्टनरशिप फर्म्स के ऊपर। किसके ऊपर? कंपनीज के ऊपर। वेरी गुड। तो भाई ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि कंपनी के ऊपर लगता है। ओके, एंड कंपनी के ऊपर अगर अपन बात करें तो क्या ये हर कंपनी को लगता है? द आंसर इज नो, ये हर कंपनी के ऊपर भी लागू नहीं होता है। तो बोला गया भैया ये कुछ कुछ कंपनीज के ऊपर लागू बिल्कुल भी नहीं होता। सर कौन कौन सी कंपनी के ऊपर लागू नहीं होता? तो बेटा ये बैंकिंग कंपनी के ऊपर नहीं होता। किसके ऊपर नहीं होता? बैंकिंग कंपनी के ऊपर नहीं होता। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर नहीं होता। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर नहीं होता। तीसरा, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के ऊपर नहीं होता। तीसरा, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के ऊपर नहीं होता। तो पहला बैंकिंग कंपनी के ऊपर नहीं होता, दूसरा इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर नहीं होता, तीसरा नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के ऊपर नहीं होता, फिर चौथा 1% कंपनी ओपीसी के ऊपर भी नहीं होता। तो बैंकिंग के ऊपर नहीं होता, इंश्योरेंस के ऊपर नहीं होता, एनपीसी के ऊपर नहीं होता और ओपीसी के ऊपर भी नहीं होता। सब बैंकिंग के ऊपर क्यों नहीं होता? क्योंकि बैंकिंग के लिए अलग से एक एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उसके अंदर एक रिपोर्ट दी है, नाम है लोफर। रिपोर्ट का नाम क्या है? लोफर, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। तो उनके लिए अलग से एक लोफर बनता है, तो इसके लिए उन्हें कारो बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर इंश्योरेंस कंपनी की बात की जाए, इनके लिए भी अलग रिपोर्टिंग है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एक्ट के अंतर्गत, तो इनके लिए भी कारो की जरूरत नहीं है। एनपीसी को भी कारो की जरूरत नहीं, अच्छा काम कर रहे हो काई के लिए तुम्हारे पर कारो लगाए, और ओपीसी को भी जरूरत नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए बोला गया कि अगर आपके कुछ दरवाजे खुल गए तो फिर आपको कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। कुछ दरवाजे खुल गए तो कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। उसमें पहला दरवाजा है, अगर पेड अप शेयर कैपिटल जो है आपका, फॉर एग्जांपल अगर पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो आपका होना चाहिए कम। साहब किससे कम होना चाहिए? 1 करोड़। अगर पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस इज लेस देन इक्वल टू व्हाट दोस्तों? 1 करोड़। अगर 1 करोड़ से कम है, क्या कम है? पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व। अगर किससे कम है? 1 करोड़ से कम है। ठीक है, तो ये दरवाजा खुल गया। नेक्स्ट, कुछ दरवाजे खुल गए, मतलब सारे खोलने पड़ेंगे। तो पहला दरवाजा पेड अप शेयर कैपिटल एंड सरप्लस, किससे कम होना चाहिए? 1 करोड़। दूसरा, टोटल बोरोइंग फ्रॉम एनी बैंक और एफआई, किससे कम होनी चाहिए? 1 करोड़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। क्या ऊपर और नीचे वाले पॉइंट में अंतर है क्या? एक पॉइंट क्या बोल रहा है? बैलेंस शीट डेट, और एक पॉइंट क्या बोल रहा है? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी दिन, किसी भी पल, किसी भी लम्हा। अगर आपका 1 करोड़ से ऊपर गया मतलब दरवाजा बंद हो गया।
हमें तो सारे दरवाजे खोलने हैं। पहला दरवाजा पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व किससे कम होना चाहिए? 1 करोड़ या उससे कम एट द बैलेंस शीट डेट। दूसरा लोन बोरोइंग फ्रॉम बैंक और एफआई, तो मामे चाचे फूफे मौसे से ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनको बर्बाद कर दो बेटा, लेकिन बैंक और एफआई के साथ नहीं होना चाहिए। तो बैंक और एफआई के केस में 1 करोड़ से कम होना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। टोटल रेवेन्यू एज डिस्क्लोज्ड इन शेड्यूल 3 इंक्लूडिंग रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। कोई भी रेवेन्यू बेटा जो शेड्यूल 3 में दिखाते हैं, इंक्लूडिंग ऐसा रेवेन्यू जो कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से भी आ रहा हो, तो 10 करोड़ से कम होना चाहिए। तीनों दरवाजे क्या हो गए? खुल गए। खुल गए तो तुम्हारे पास कारो एप्लीकेबल नहीं है, मस्त चले जाओ बेटा। ऑडिटर है, पहला दरवाजा खुला, नो कार, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, भाग जाओ बेटा, कोई कारों की रिपोर्ट नहीं बनानी। लेकिन कोई भी एक दरवाजा बंद रह गया तो अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, क्या बनाना पड़ेगा? पहले कारों की रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में? तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों। तो अगर अपन बात करें वैसे, तो अगर बोला क्या गया है कि भैया आपको कुल मिलाकर के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 3 पॉइंट पूरे करने। पहला पॉइंट तो फालतू है, पहला पॉइंट बोल रहा है वो सब्सिडरी नहीं होना चाहिए किसका? पब्लिक कंपनी का। तो वो तो फालतू ही पॉइंट है, हमें पहले से बचपन से ही पता है, अगर वो पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी हो जाएगा तो खुद भी क्या हो जाएगा? पब्लिक कंपनी हो जाएगा। तो इतना तो आइडिया है ही हमको। तो इसीलिए क्या बोल दिया गया? प्राइवेट कंपनी होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी का पहला दरवाजा पेड अप शेयर कैपिटल शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ एट द बैलेंस शीट डेट। दूसरा लोन from FI or bank should be less than equal to rupees 1 crore at any point of time. और फिर तीसरा total revenue as disclosed in the schedule 3 including the revenue from the discontinuing operation should be less than equal to 10 crore. अगर सारे दरवाजे खुल गए तो कारो will not be applicable. In which company? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसके अलावा बाकी सारी कंपनी में कारो विल बी एप्लीकेबल। साहब वैसे कौन कौन सी कंपनी है जिसमें कारो एप्लीकेबल नहीं होता? पहला बैंकिंग कंपनी, दूसरा इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा एनपीसी, फिर है ओपीसी और फिर है स्मॉल कंपनी। कौन सी कंपनी? स्मॉल कंपनी। सर वो आपने पढ़ा है नहीं बेटा, ये देखो काला काला देखा आपको, स्मॉल कंपनी भी है अंदर। तो पहला है बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, एनपीसी, ओपीसी, स्मॉल कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसके 3 दरवाजे खुलने चाहिए, खुल गए तो कारो विल नॉट बी एप्लीकेबल, अदरवाइज कारो विल बी एप्लीकेबल। इसमें मैं उम्मीद करता हूँ आपको बैंकिंग कंपनी समझता होगा, इंश्योरेंस कंपनी समझता होगा, एनपीसी समझता होगा। ओपीसी क्या होता है? व्हाट इज 1 पर्सन कंपनी? एक ठो मेंबर रहता है। कितने ठो? एक ठो मेंबर जहां रहेगा उसे अपन क्या बोलेंगे बताइए दोस्तों? 1 पर्सन कंपनी। क्या ये बात समझ में आई? बॉय पक्का? चलो हाँ बिल्कुल कवर हो जाएगी। मतलब मैं नहीं समझा वैसे, कवर हो जाएगी मतलब हाँ, स्मॉल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का ही बच्चा होते हैं। तो अगर वो क्या करेगी बताइए? अगर वो इसको एक्सीड करती है फॉर एग्जांपल, तो फिर वो प्राइवेट लिमिटेड में आ जाएगी, और नहीं तो फिर क्या रहेगी? स्मॉल ही रहेगी। बोलो। हाँ लिमिट तो सभी की अलग अलग है। क्वेश्चन वापस बोलेंगे। 4 करोड़ 40 करोड़। हाँ तो अब अगर मान लीजिए वो तो पेड अप शेयर कैपिटल का दिए ना। हाँ हो सकता है लोन ज़्यादा हो सकता है, बोरोइंग ज़्यादा हो, मतलब लोन बोरोइंग ज़्यादा हो सकता है, टर्नओवर ज़्यादा, कुछ भी हो सकता है ना। जैसे यहाँ पे केस दिया हुआ है, पहला केस है आपके सामने क्या? पेड अप शेयर कैपिटल। पहला केस क्या दिया बताइए? पेड अप शेयर कैपिटल कितना है बताओ? 1 करोड़। कंपनी कौन सी है? ए प्राइवेट लिमिटेड। पढ़ेंगे पहला केस 1 करोड़ 10 करोड़ 1 करोड़। क्या लग रहा है कारो एप्लीकेबल है या नहीं है? बताएंगे। सोच लो आराम से, वापस से सोच लो। हर सोच में ऐसे आंसर बदलोगे तो कैसे चलेगा बेटा?
चलिए दोस्तों बताएंगे। केस ए, पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़, दरवाजा खुल गया। यस। टर्नओवर 10 करोड़, दरवाजा खुल गया। बोरोइंग 1 करोड़, दरवाजा खुल गया। तो कारो विल नॉट बी। केस बी 10 लाख, पेड अप शेयर कैपिटल किससे कम होनी चाहिए? तो 10 लाख, दरवाजा खुल गया। टर्नओवर, दरवाजा खुल गया। तो क्या दिक्कत है? उसमें भी नहीं लगता, उसमें भी तो नहीं लगता, सिंपल है, तो इसमें भी नहीं लगेगा। थर्ड केस 1.5 करोड़, कितना हो गया बेटा? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ मतलब पहला वाला दरवाजा तो बंद हो गया, यस और नो? चलो, और टर्नओवर भी कितना है? 11 करोड़। दूसरा दरवाजा भी क्या है? बंद है। वो तो वैसे भी पहला ही दरवाजा ही बंद हो गया था, तो ही समझ में आ गया था कि कारो इसमें क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया बताइए दोस्तों? यहाँ पर पेड अप शेयर कैपिटल कितना है बोलो ना? 1.5 करोड़। और टर्नओवर कितना है बोलो ना? 11 करोड़। तो अगर 1.5 करोड़ वाला मतलब वो भी दरवाज़ा बंद हो गया, टर्नओवर वाला भी दरवाज़ा बंद है, भले ही कौन सा दरवाज़ा खुला है? बोरिंग वाला। लेकिन यही 2 दरवाजे बंद है, तो क्या हमारे ऊपर कारो एप्लीकेबल है या नहीं है? 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 नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि ये स्मॉल कंपनी है। स्मॉल कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल कितना होता है? ये कितना है? 1.5 से 4 से कम होता है। और क्या 11 भी 40 से कम होता है? तो इस कारण से ये क्या है? और इसीलिए इसके ऊपर क्या नहीं होगा? सो सिंपल। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर आप मुझे बताएंगे डी पॉइंट अप 20 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल, दरवाजा बंद है और स्मॉल का भी कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि वो तो 4 करोड़ है, पहले ही दरवाजा बंद, तो कारो विल भी एप्लीकेबल। इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं। दूसरा है 3 करोड़, दरवाजा बंद है, ठीक है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। स्मॉल कंपनी के लिए 4 करोड़ है, तो रुको एक और चीज देखते हैं। 30 करोड़, 40 करोड़ है, तो फिर इसलिए क्या हो गया? 3.5 करोड़ स्मॉल है। और मान के चलो अगर मैं इसको बोल दूं 49.5 करोड़ एप्लीकेबल है। कुछ आया कि नहीं समझ में? कैसे बना लेना चाहिए? बना लो फिर।
हो गया क्या? चलो हो गया। चलिए दोस्तों, तो अपन ने यहाँ पर ये समझ लिया कि भाई बेसिकली किसके ऊपर कारो एप्लीकेबल होता है, किसके ऊपर नहीं होता है। कुछ और बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूँ इसमें। जैसे पहली बात ये है कि भैया जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो इंक्लूड करेगा किसको, बोथ इक्विटी को भी एज वेल एज व्हाट दोस्तों, प्रेफरेंस को भी। बोथ कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू रिजर्व को लिया जाएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व को एक्चुअली में लिया नहीं जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। डेबिट बैलेंस और पीएनएल अगर होगा तो उसे माइनस करेंगे, लेकिन माइनस सिर्फ इतना ही करेंगे जितने का आपके पास जनरल रिजर्व है। समझ में? तो पीएनएल का डेबिट बैलेंस है तो आप पूरा माइनस नहीं करेंगे। सर ये सब आप क्यों पढ़ा रहे हैं बेटा? वहां पे लिखा था ना पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, वो 1 करोड़ से कम होना चाहिए। तो उसके लिए पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब क्या, मैं आपको वो बता रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भैया फ्री रिजर्व जब निकालोगे तो पीएनएल का डेबिट भी माइनस करोगे, तो माइनस कितना करना, पूरा मत करना, जितना जनरल रिजर्व है सिर्फ उतना ही माइनस करना है। नेक्स्ट है लोन फ्रॉम बैंक एंड एफआई, नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ टर्म लोन, डिमांड लोन, वर्किंग कैपिटल, ये सब होता है। नॉन फंड बेसिस जो क्रेडिट फैसिलिटी है, जैसे गारंटी वगैरह अगर आप देते हैं तो वो जब तक के फंड बेस में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक वो आउटस्टैंडिंग में आएगा नहीं। उसके अलावा बोला गया कि ये जो 1 करोड़ रुपए का बताया गया था कि भैया जो बैंक फ्रॉम लोन फ्रॉम बैंक और एफआई है वो 1 करोड़ से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो 1 करोड़ पर बैंक नहीं है, 1 करोड़ पर बैंक नहीं है, टोटल है। समझ में? और वो भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मतलब साल में कभी भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, ये एक बार 7th पॉइंट पूरा पढ़ो, समझाओ मेरे को। 7th पॉइंट पूरा पढ़ेंगे, समझाएंगे। चलिए बताएंगे दोस्तों, पढ़ा गया 7th पॉइंट? यस। चलिए नेक्स्ट क्या बोला है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि भाई अगर मान लीजिए अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट विद रिस्पेक्ट टू लोन आउटस्टैंडिंग इज दैट इवन इन केस वेयर द कंपनी हैज टेकन लोन इन एक्सेस ऑफ कितना, 1 करोड़। 1 करोड़ से आपने ज्यादा का क्या ले लिया बताइए, लोन ले लिया है, और अगर आपने एंड में क्या कर दिया, उसको नील कर दिया है, तो भी वो क्या माना जाएगा, आपका बैलेंस 1 करोड़ क्रॉस कर गया तो कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ में? पक्का? चलिए क्या ये बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्या बोला, इन केस ऑफ टर्म लोन इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू इज कंसिडर्ड एज लोन, वेयर एज इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू इज नॉट कंसिडर्ड एज लोन। ये बात मुझे समझ नहीं आई, ये बहुत समझ नहीं आई। हाँ नहीं, accrued and due will be considered as loan, but accrued but not due will not be considered as loan.
ड्यू नहीं हुआ, देने का टाइम नहीं आया। वेरी गुड, बोल सकते हैं अपन। एग्जाम्पल मैंने बात कर रखी है हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट की। मैं हर 6 महीने में ही ब्याज दूंगा, ये महीना महीना वाला ब्याज नहीं चलेगा, या हर क्वार्टरली ब्याज दूंगा, जैसा भी अपन ने बात कर लिया। अब हर 6 महीने में दूंगा तो मेरा क्या हो रहा है ना कि मेरा सितंबर मंथ में आ रहा है 6वां महीना, जब मैं आपको क्या दूंगा, या चलो जून महीना आ रहा है जब मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है। जनवरी में मैंने आपसे लोन लिया था, एक बार जून में दूंगा ब्याज, एक बार जनवरी में ब्याज दूंगा। अब जून के अंदर मैं आपको ब्याज दूंगा तो आज मार्च है, क्लोजिंग अपना खत्म हो रहा है, तो अब वो जो 3 महीने का ब्याज जो कि जनवरी फरवरी मार्च है, ये अक्रू तो हो चुका है, लेकिन ये अभी ड्यू हुआ क्योंकि अभी देना नहीं है। देना कब है? जून में। तो उसको अपन क्या नहीं मानेंगे? लोन नहीं मानेंगे। लेकिन जून के बाद भी अगर ये रह गया तो फिर लोन मानेंगे। वही तो बोल रहा है, और क्या बोल रहा है? समझ में आया? पक्का? चलो, डिफाइंस द टर्म टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या होता है वो बता रहे हैं भाई। एग्रीगेट जो भी सेल्स ऑफ गुड्स आपने किया, सर्विसेज जो किया, उसका जो भी एग्रीगेट पैसा है उसको अपन क्या बोल रहे हैं बताइए? टर्नओवर बोल रहे हैं। समझ में आ गया? चलिए, कोई भी डाउट बताइए इसमें? फिक्स है? चलो, तो ये भी हो गया। चलिए, और कुछ पॉइंट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ चलिए, क्या यहाँ तक के कोई भी डाउट इसमें? बोलो। चलिए, अब आ रहे हैं नेक्स्ट, और ये वाला पॉइंट आ गया है जिस पॉइंट पे अपन को पढ़ते जाना है बस, ठीक है, कि क्या क्या ऑर्डर अपन को कारों की रिपोर्ट में इंक्लूड करना पड़ता है। तो कारों की रिपोर्ट में सबसे पहले इंक्लूड होता है बेटा, पहला पॉइंट आता है फिक्स्ड एसेट का। फिक्स्ड एसेट पे क्या देखना है कि क्या प्रॉपर रिकॉर्ड बनाए गए हैं कि नहीं, पीपीई के प्रॉपर रिकॉर्ड्स इंटेंजिबल एसेट्स के हैं या नहीं है, फिजिकल वेरिफिकेशन पीपीई का होता है कि नहीं, और अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो उसको कैसे वर्कआउट किया जा रहा है। टाइटल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर किसी और के पास है तो आपको उसका पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा। अगर रिवैल्यूएशन हुआ है बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर और 10% ऊपर या नीचे का रिवैल्यूएशन हुआ है तो वो आपको यहाँ कारों में अलग से बताना होगा। और अगर बेनामी प्रॉपर्टी है, व्हाट इज बेनामी प्रॉपर्टी? वेरी गुड। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कई बार ऐसे जितने सेलिब्रिटीज हैं, सेलिब्रिटी तो नहीं, मेनली पॉलिटिशियन है, आपने देखा होगा कि इन केस में इन लोग क्या बोलते हैं, इनके ड्राइवर के नाम पे इतनी प्रॉपर्टियां मिली, इनके माली के नाम पे प्रॉपर्टी मिली, रिश्तेदारों के नाम पे मिली। तो ये सब ऐसा क्या है? तो ऐसा एक्चुअली इसलिए क्योंकि मेरे पास ब्लैक मनी है। अब उस ब्लैक मनी को मुझे अगर मान लीजिए अपना प्रॉपर्टी में यूज करना है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं अपने रिश्तेदारों के नाम पे क्या खरीद लेता हूँ? प्रॉपर्टी। लेकिन उसका सारा कुछ मेरे हाथ में ही रहता है, बस आपको साइन करना है जा करके, तो वो हो जाता है क्या? बेनामी प्रॉपर्टी। वेर एनी प्रोसीडिंग हैव बीन इनिशिएटेड और पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग बेनामी प्रॉपर्टी। अगर कंपनी ने कोई बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड करके बैठा हुआ है तो उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो क्या क्या बताना पड़ता है बेटा एसेट के बारे में? पहला बताना पड़ता है प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करें कि नहीं, प्रॉपर रिकॉर्ड्स इंटेंजिबल का है कि नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन, कोई डिस्क्रिपेंसी है क्या, टाइटल डीड्स हो गया, और लास्ट का रिवैल्यूएशन और बेनामी प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर पढ़ेंगे whether the company is maintaining proper records showing full particular including quantitative details, whether the company is maintaining proper records showing particulars of intangible asset, whether these property, plant and equipment are physically verified by the management, whether any material discrepancy were noticed and such verification, if so whether same has been properly dealt with। फिर टाइटल डीड्स ऑफ ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी देना है, ग्रॉस वैल्यू क्या है, किसके नाम पर है, वेदर प्रमोटर डायरेक्टर अदर एम्प्लॉय किसी के और के नाम पर रखिए क्या। कई बार ऐसा हो जाता है कि प्रॉपर्टी खरीदता कौन है? कंपनी, लेकिन रख देता है किसका नाम बताओ? प्रमोटर डायरेक्टर, इनका नाम रख देता है। तो क्या ऐसा कुछ किया गया है क्या? तो वो आपको बताना पड़ेगा। चलिए नेक्स्टली, और क्या बोला है? और क्या बोला है? बताइए नेक्स्टली और क्या बोला है यहाँ पर? पीरियड हेल्ड, ठीक है, इंडिकेट रेंज वेदर अप्रोप्रिएट, कितने साल से आप इस प्रॉपर्टी को होल्ड करके बैठे हो। रीजन ऑफ नॉट बीइंग हेल्ड इन कंपनी नेम, कंपनी के नेम के बदले अगर आपने किसके नाम पे रखा है इसको? प्रमोटर डायरेक्टर रिलेटिव, तो क्यों उनके नाम पर है, आपके कंपनी के नाम पे क्यों नहीं है, ये आपको बताना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन किया गया किसका? प्रॉपर्टी का। तो अगर मान लीजिए 10% ऊपर नीचे रिवैल्यू किया गया है तो वो आपको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में? और बेनामी प्रॉपर्टी। सर क्या हमें क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन यही आएगा फिक्स एसेट वाले पॉइंट पर क्या क्या लिखना पड़ता है कारों में, तो ये पूरे पॉइंट्स बताने पड़ेंगे।
प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन है कि नहीं, प्रॉपर इंटेंजिबल का है कि नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है कि नहीं, टाइटल डीड्स हो गया, रिवैल्यूएशन ऑफ रजिस्टर्ड हो गया, बेनामी प्रॉपर्टी हो गया। बोलो कोई भी डाउट तो नहीं इसमें, फिक्स है। चलो, तो पहला पॉइंट है किसके ऊपर, फिक्स्ड एसेट। दूसरा पॉइंट है इन्वेंट्री। दूसरा पॉइंट किसके ऊपर है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के ऊपर क्या बताना है, इन्वेंट्री के ऊपर बताना है क्या फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट कराती है कि नहीं, और साथ ही साथ आपको बताना है कि क्या वर्किंग कैपिटल लोन, ठीक है, अगर लिया गया है तो वर्किंग कैपिटल लोन किसको रख करके लिया गया होगा, प्रॉपर्टी को। तो प्रॉपर्टी को रख करके अगर क्या लिया गया बताइए, सॉरी प्रॉपर्टी बोलता है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को रख करके अगर क्या लिया गया बताइए, वर्किंग कैपिटल लोन लिया गया है, तो क्या कंपनी टाइम टू टाइम फाइल कर रही कि नहीं स्टेटमेंट विद द बैंक, ये आपको चेक करना है। तो पहला पॉइंट किसके ऊपर है, फिजिकल वेरिफिकेशन। पढ़ेंगे क्या बोल रहे हैं जल्दी से, फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री हैज बीन conducted at a reasonable interval by the management, and whether in the opinion of the auditor the coverage and the procedure of such verification is appropriate, whether any discrepancy of 10% or more in the aggregate of each class of inventory were noticed, and if so whether they have been properly dealt with। क्या वहाँ पे 10% से ऊपर नीचे कुछ मिला है, अगर मिला है तो उसे आपने कैसे डील किया है। नेक्स्ट क्या, वर्किंग कैपिटल लोन वेरीफाई क्वार्टरली रिटर्न्स, whether during any point of time the company has sanctioned working capital limit in excess of 5 crores। क्या 5 करोड़ से ऊपर है क्या लोन इनका वर्किंग कैपिटल, अगर है from bank or FI or on the basis of security, whether the quarterly returns or statement filed with such bank or institution are in agreement with the books of accounts। तो पहला पॉइंट किसके ऊपर था, फिक्स्ड एसेट। दूसरा किसके ऊपर है, इन्वेंट्री। तीसरा है लोन गारंटी सिक्योरिटी, whether during the year the company has made investment and provided any guarantee or security, granted loans or advances in the nature of loan, secured or unsecured, company, firm, LLP or any other party। क्या बोल दिया कि क्या कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट लिया है, मतलब किया है, किसी की गारंटी लिया है, कोई लोन दिया है, कोई एडवांस दिया है, किसको, किसी भी कंपनी को, फर्म को, LLP को, एनी अदर पार्टीज को, यस और नो। अगर दिया है तो ठीक है भैया, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भैया अगर आपने कोई भी लोन या एडवांस दिया है तो उस केस में आपको बताना है क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है कि नहीं। भाई अगर आपने लोन दिया तो आपके पास क्या सिक्योरिटी आई कि नहीं आई। द एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंड द बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द बैलेंस शीट डेट विद रिस्पेक्ट टू सच लोन्स और एडवांसेस, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट। क्या आपने अपनी कोई ग्रुप कंपनी को भी लोन दिया। The aggregate amount during the year, the balance outstanding at the balance sheet date with respect to such loans or advances guarantee other than what subsidiary, joint venture and associate। Terms of LIGS, जब भी आपने कोई लोन दिया है, इन्वेस्टमेंट किया है, गारंटी किया है, तो वो टर्म्स जो है वो प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी होने नहीं चाहिए। फिर रीपेमेंट शेड्यूल इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन, वेदर शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट हैज बीन स्टिपुलेटेड एंड वेदर रीपेमेंट आर रेगुलर। क्या रीपेमेंट रेगुलर है या नहीं है। फिर अगर ओवरड्यू हो गया है और 90 दिन से ज्यादा हो गया है, क्या कंपनी ने कोई एक्शन लिया कि नहीं लिया। क्या आपने लोन रिन्यूअल किया है, एक्सटेंशन किया है, कोई और एक्सटेंड कर दिया हो लोन, ऐसा कुछ किया है। वेदर एनी लोन एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन ग्रांटेड व्हिच हैज fallen due during the year has been renewed or extended or fresh loan are granted to settle the overdue, if so specify the amount of such dues renewed or extended by fresh loan and percentage of aggregate to the total loan। फिर डिमांड लोन टू प्रमोटर एंड आरपी। व्हाट इज आरपी, related party, whether company has granted any loan in the nature of loan either repayable on demand or without specifying any terms। क्या आपने ऐसा कुछ प्रमोटर वगैरह को डिमांड वाला लोन दे दिया कि जब मांगेंगे तब दे देना, और तुम तो साला मांगे ही नहीं, तो पैसा प्रमोटर लेकर के भागे। एक तरीके से देने का तरीका हो गया, प्रमोटर को देना था तो ऐसा 5 साल 7 साल 10 साल दे करके देना था, तो ऐसे ऑन डिमांड वाला दिया। और अगर दिया है तो यहां लिखो, ये सब किसको करना पड़ेगा, ऑडिटर को। अलग अलग कंसेप्ट है, उसके अलग अलग क्वेश्चंस हैं, आपको बस ढूंढ ढूंढ करके क्या लिखना है, आंसर। हाँ सर ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है, कितने अमाउंट का हुआ है, वो बताना होगा। तो पहला पॉइंट अपन ने किसके रिगार्डिंग पढ़ा, फिक्स्ड एसेट। दूसरा और तीसरा लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, ऐसे बोलते हैं LIGS। कोई भी डाउट सभा। चले नेक्स्ट कंसेप्ट पर आएंगे, अगेन लोन एंड इन्वेस्टमेंट्स। अब लोन एंड इन्वेस्टमेंट्स ये किसके बारे में बात कर रहा है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल लोन लिया है,
ऊपर क्या था? दिया है, अब लोन लिया है। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी वेदर प्रोविजन सेक्शन 185 एंड 186 हैव बीन कंप्लाइड विद। सेक्शन 185 186 अपन को इंटर में नहीं पढ़ना है, वो कहाँ का है? फाइनल का है। समझ में आ गया? तो वो अपन को नहीं पढ़ना है। बाकी इसमें यही बोला है, लोन इन्वेस्टमेंट जो अपन ने लोन लिया है कि उसके लिए 185 186 को कंप्लाई किया 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 नहीं किया। समझ नहीं, 148 तक किया है। चलिए, क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? डिपॉजिट, ये जरूर आपने कहाँ पढ़ा बेटा? इंटर में। याद आ रहा है डिपॉजिट? तो बोला इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी और अमाउंट विच आर डीम्ड टू बी डिपॉजिट वेदर द डायरेक्टिव इशूड बाय आरबीआई and provision of section 73 to 76 of the Companies Act and the rules made thereunder have been complied with। क्या आरबीआई की गाइडलाइंस, कंपनीज एक्ट की गाइडलाइंस, अदर गाइडलाइंस क्या आपने फॉलो किया कि नहीं किया? And if not, the nature of such contravention has to be stated, which has been passed by NCLT। अगर आपने ऐसा कोई गड़बड़ काम किया होगा, आपके खिलाफ क्या आया होगा? नोटिस, जजमेंट आए होंगे, बताना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट था फिक्स एसेट, दूसरा था इन्वेंट्री, तीसरा LIGS, चौथा लोन्स एंड एडवांसेस, और फिर है डिपॉजिट्स। पहला फिक्स्ड एसेट, दूसरा इन्वेंट्री, तीसरा LIGS, तीसरा चौथा लोन्स, और फिर है हमारा चौथा डिपॉजिट्स। क्या हो गया? फिल्ड शिम्पो। पक्का दोस्तों? नेक्स्ट है कास्ट रिकॉर्ड। कास्ट रिकॉर्ड पढ़ा है क्या? कास्ट रिकॉर्ड के बारे में सेक्शन 148 स्पीक्स अबाउट कास्ट रिकॉर्ड। कास्ट रिकॉर्ड क्या बोलता है भाई? कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी है और वो कंपनी का, वेरी गुड, अगर उसके ऊपर कॉस्ट रिपोर्ट क्या होता है? एप्लीकेबल होता है, तो उसके लिए क्या बोल दिया गया है? आपने मेंटेन किया है कि नहीं कंपनीज की बुक्स, मतलब कॉस्ट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, और अगर आपके ऊपर लगता है तो आपने कॉस्ट ऑडिट कराया कि नहीं कराया? कोई भी डाउट? चल नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी ड्यू। व्हाट इज द स्टैट्यूटरी ड्यू? पेनल्टी नहीं, जो लॉ के हिसाब से ड्यूज हो जाते हैं, लाइक इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब लॉ के पेमेंट है, ईपीएफ। तो स्टैट्यूटरी ड्यू मतलब लॉ के जो पेमेंट होते हैं, लाइक इनकम टैक्स का पेमेंट, जीएसटी का पेमेंट, ईपीएफ का पेमेंट, क्या वो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और अगर मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हो भाई? क्या तकलीफ है? सर वो लड़ाई चल रही है, उन्होंने खामा का जीएसटी लगा दिया हमारे ऊपर, लगना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो फिर कहाँ लड़ाई चल रही है? कितने अमाउंट की लड़ाई चल रही है? कितने साल से लड़ाई चल रही है? सब लिखना पड़ेगा। और अगर लड़ाई नहीं है और अगर उसको ड्यू हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए, ठीक है, एक आध महीना नहीं होगा, पैसा नहीं दिया, 2 महीना पैसा नहीं दिया, 3 महीना है, 6 महीना, आधा साल निकल गया, तुम्हारे पास पैसा नहीं इनकम टैक्स भरने का, जीएसटी भरने का पैसा नहीं है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। किसको? ऑडिटर को। कौन सी रिपोर्ट में? कारो में। क्या ये बात समझ में आई? कौन सी कंपनी है? रिलायंस ही तो है। कहाँ चला गया? रिलायंस की यही तो थी, 22-23, यही ठीक है। चलो भाई, तो इसके अंदर अपन जाएंगे कहाँ पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देख रहे हैं दोस्तों? कुछ बोलते नहीं आप लोग? यस। इसके अंदर मित्रों भाइयों और उनकी बहनों, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एनेक्शिया बी में आपको क्या दिख रहा है दोस्तों? ये बात कर रहा है इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट, मतलब एक कारों की बात कर रहा है। देखो, द कंपनी हैज मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड, दिख रहा है,
शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल एंड सिचुएशन ऑफ पीपीई। पीपीई मतलब वही फिक्स एसेट ही हो गया, ठीक है। कंपनीज मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स, हाँ कंपनी का प्रोग्राम होता है वेरिफिकेशन का। विथ रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपनी इज द लेसी लीज, फिर इन लोग बताते हैं कंपनी इज नॉट रीवैल्यूड, ऐसा हो गया। फिर इन्वेंट्री में बताया हुआ है, दिख रहा है कि नहीं, फिर ये इन्वेंट्री के बारे में पूरा लिखा हुआ है। फिर इन्वेस्टमेंट मेड गारंटी प्रोवाइडेड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ऑल मेंशन लोन्स एंड गारंटी, तो इन्होंने बताया भैया हमने लोन गारंटी दिया है, ठीक है। सब्सिडी को 70,000 करोड़ का लोन दिया हुआ, गारंटी दिया 1900 करोड़ की। बैलेंस आउटस्टैंडिंग एज एट बैलेंस शीट डेट कितना हो गया, 23,000 करोड़ रुपए। अरे यस और नो, ओके। नेक्स्ट थिंग क्या बोल दिया गया भैया, यहाँ पर देखेंगे 4th पॉइंट, कंपनी हैज नॉट ग्रांटेड एनी लोन और प्रोवाइडेड एनी गारंटी और सिक्योरिटी एज पर सेक्शन 185, ओके। उसके बाद फिर क्या है, 5th वाला पॉइंट डिपॉजिट्स को लेकर के, तो बोले कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद है स्टैट्यूटरी ड्यूज को लेकर के, बोले कोई अनडिस्प्यूटेड डेट ऐसा नहीं है जो कि स्टैट्यूटरी ड्यूज जो कि 6 महीने हो गए और हमने पे ना किया। हाँ कुछ डिस्प्यूटेड है, वो डिस्प्यूट अभी हमारा चल रहा है। सेंट्रल एक्साइज एक्ट का भी चल रहा है 1990 से लेकर के 91 और 96 97 का अमाउंट पता नहीं है भैया, बहुत पुराना हो गया क्योंकि आज से 30-35 साल पुराना है ना, तो यार पता नहीं क्या अमाउंट है। उसके बाद सेंट्रल सेल्स टैक्स का चल रहा है, नहीं अमाउंट पता है, सॉरी 89 करोड़, सॉरी 89 करोड़ पता है। सेंट्रल सेल्स टैक्स का 26 करोड़ का है। उसके बाद फिर कस्टम ड्यूटी का चल रहा है, ठीक है। उसके बाद वो 1991 वाला नहीं पता, 91 92 और 17-18 का 89 करोड़ है। फिर ये 2001 to 17-18 ये 26 करोड़ का है। 99 से 2019-20 का 34 करोड़ का है। 2004-5 से 2013-14 का 97 करोड़ का है। ये सारे क्या डिस्प्यूट है। ये वाला देखो भयंकर डिस्प्यूट है, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 का नहीं है, 21-22, 22-23, 356 करोड़ रुपए। क्या बताइए, डिस्प्यूट चल रहा है। ये सब कहाँ लिखा, ऑडिटर ने कहाँ पे लिखा, कारों में लिखा। अरे समझ में, 356 का 357, 357, 357, 457, 457, 477, 500, 600 समथिंग करोड़ रुपीस का इनका क्या अभी ड्यूज है, किसके प्रति, गवर्नमेंट के प्रति, स्टैट्यूटरी ड्यूज। आया कि नहीं आया बेटा, पक्का, चलिए। अच्छा ये क्या था, ये जो एस्टेक है ना बेटा, ये जो लिखा है वो इसलिए क्योंकि ये फिगर बहुत छोटा है, इट इज़ लेस देन ₹1 करोड़, तो बोले हमने लिखना जरूरी नहीं समझा। अरे समझ में आया, ठीक है। बोले आप बड़ा कुछ देखो, ठीक है, मूंगफलियां मत देखो, ठीक है। चलो, तो दिस इज द कंसेप्ट, तो ये आपको लिख करके देना पड़ता है। तो क्या क्या हो गया हमारा, बताइए क्या हो गया। F फॉर, I फॉर, L फॉर LIGS, फिर L फॉर लोन्स एंड गारंटी लीगल कंप्लायंसेस, फिर है D फॉर, फिर C फॉर कॉस्ट रिकॉर्ड, और अगेन D फॉर स्टैट्यूटरी ड्यूज। तो फिर CS स्टैट्यूटरी ड्यूज हो गया ना, CS फिल्ड CS। आगे बढ़ेंगे, फिर क्या भाई, प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम, क्या कोई ऐसी इनकम जो कि आपने पहले रिकॉर्ड नहीं किया, क्या कोई ऐसी इनकम है क्या। तो वेर एनी ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन सरेंडर्ड और डिस्क्लोज्ड एज इनकम इन द टैक्स असेसमेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। फिर क्या बताइए, डिफॉल्टर कंपनी। डिफॉल्टर कंपनी मतलब क्या कंपनी ने अपने आप को रीपे नहीं किया, मतलब अपने आप को नहीं, सॉरी, लोन को क्या नहीं किया, रीपे नहीं किया। तो वेदर द कंपनी इज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ एनी लोन ऑफ बोरोइंग और इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयरऑन, इफ यस तो आपको पीरियड ऑफ अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट टू बी रिपोर्टेड बताना पड़ेगा। विलफुल डिफॉल्टर है वेदर द कंपनी इज डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर बाय एनी बैंक और FI और अदर लेंडर। Utilization of loan whether the loan term loans were applied for the purpose for which loan were obtained. Short term used for long term, क्या फंड जो रेस किए गए किस पर, शॉर्ट टर्म बेसिस पर, क्या आपने उसे लॉन्ग टर्म बेसिस पर क्या कर दिया, यूज कर दिया। अरे आपने क्या किया, मुझसे पैसा मांगा, सर पैसा चाहिए, मैंने कहा कितना, बोले सर 1-8 करोड़ रुपए चाहिए, मैंने कहा ठीक है, कब लौटाओगे, बोले सर परसों लौटाऊंगा। उससे उठा के तुमने एक बिल्डिंग खरीद लिया बेटा, अब आप मेरा पैसा लौटा पाओगे क्या, नहीं ना, क्योंकि आपने बिल्डिंग खरीद ली है। तो आपने शॉर्ट टर्म लोन मांग करके लॉन्ग टर्म में यूज कर लिया है, तब ऑटोमेटिकली आप क्या नहीं कर पाओगे, मेरा पैसा नहीं दे पाओगे, तो ये डिफॉल्ट करने वाली बात हो गई। यस और नो। लोन फॉर ग्रुप कंपनी एंड लोन बाय प्लेजिंग ग्रुप कंपनी इन्वेस्टमेंट। ग्रुप कंपनी इन्वेस्टमेंट मतलब आपने अपनी ही दूसरी कंपनियों के शेयर्स जो कि आपने लगाए थे, आपने उसको क्या कर दिया, प्लेज कर दिया।
समझ में आया? जल्दी से अंदर का पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे। अभी आप ही को ही पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो जल्दी। हाँ जी, ओके सर। चलो जल्दी से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, तो विलफुल डिफॉल्टर हो गया, यूटिलाइजेशन ऑफ लोन। चलिए नेक्स्ट कौन सा है? शॉर्ट टर्म लोन यूज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, लोन फॉर ग्रुप कंपनी, लोन बाय प्लेजिंग कंपनी, ग्रुप कंपनी इन्वेस्टमेंट। बताइए इनमें से कोई भी डाउट नहीं है? चलो नेक्स्ट क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ इशू प्रोसीड्स। क्या बोलना चाहता है भाई? यस, जो भी आपने पैसा शेयर्स वगैरह इशू करके निकाला है, लाया है बाजार से, उस पैसे का आपने क्या किया? वेदर द मनी रेज बाय वे ऑफ आईपीओ और एफपीओ वर अप्लाइड फॉर द पर्पस जिसके लिए उन्होंने क्या किया? पैसा रेज किया, और कोई डिले या डिफॉल्ट या सब्सिक्वेंट रेटिफिकेशन अगर हुआ होगा तो बताना पड़ेगा। नेक्स्ट ये किसके ऊपर है? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, जिसे अपन प्राइवेट प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में क्या बोला गया कि भाई यहाँ पर अगर मान लीजिए प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में बोला गया वेदर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 42 एंड 62 हैव बीन कंप्लाइड विद एंड द फंड रेज्ड हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर व्हिच द फंड वर रेज्ड, इफ नॉट प्रोवाइड अ डिटेल इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व्ड एंड नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या बताएंगे? फ्रॉड। फ्रॉड के लिए क्या बोलती है? वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी हैज बीन नोटिस और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, इफ यस नेचर एंड द अमाउंट इन्वॉल्व टू बी इंडिकेटेड। कंपनी के ऊपर कोई फ्रॉड हुआ है या कंपनी ने कोई फ्रॉड किया बताना पड़ेगा। और जब भी कंपनी कोई फ्रॉड करती है तो आपको याद होगा सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 होता है, अपन को रिपोर्ट करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर आपको याद होगा तो इसके अंदर अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था क्या? 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का फ्रॉड है या 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है, तो वही चीज़ है ADT 4 अगर आपने दिया तो वो वाली चीज़। एंड वेदर द कंपनी हैज़ कंसिडर्ड विसल ब्लोअर कंप्लेन, ऑडिटर हैज़ कंसिडर्ड विसल ब्लोअर कंप्लेन। तो क्या क्या हो गया बताइए? फिल्ड CS हो गया क्या? यस ना? पहला फिल क्या है? फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री, LIGS, लोन्स, लीगल कंप्लायंसेस। उसका फिर क्या है? डिपॉजिट्स। C फॉर क्या है? कॉस्ट रिकॉर्ड एज फॉर स्टैट्यूटरी ड्यूज। फिल्ड CS, अपन ने CS को फिल कर दिया बेटा, किससे? अनरिकॉर्डेड इनकम से। क्या कर दिया? अनरिकॉर्डेड इनकम उसके अंदर फिल कर दिया। CS कौन होता है?
कंपनी सेक्रेटरी बेटा, कंपनी सेक्रेटरी को अपन ने अनरिकॉर्डेड इनकम से क्या कर दिया, फिल कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि कंपनी डिफॉल्टर है, क्योंकि उसे क्या समझ में आ गया था कि कंपनी डिफॉल्टर है, इसलिए तो उसके मुंह में अपन ने पैसे डाल दिए बेटा। फिल्ड सीएस विद व्हाट, अनरिकॉर्डेड मनी, क्योंकि वो पैसा रिकॉर्ड में नहीं था, उसी पैसे से अपन ने सीएस को खरीद लिया बेटा। कैसे खरीदा, क्यों खरीदा? क्योंकि कंपनी क्या है, डिफॉल्टर है। कंपनी ने कैसे डिफॉल्ट किया बेटा? क्योंकि उन्होंने जो इशू प्रोसीड्स, मतलब आईपीओ और एफपीओ का जो पैसा था वो उन्होंने गलत जगह इस्तेमाल किया होगा, तभी तो यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट दोस्तों, इशू प्रोसीड्स, और इसी को तो फ्रॉड बोलते हैं। तो उन्होंने ये गलत काम क्या किया, उन्होंने फ्रॉडलेंटली तरीके से जो इशू प्रोसीड्स था उसको क्या किया, गलत जगह इस्तेमाल किया। तो कहानी कैसी बन रही है बेटा, अच्छी बन रही है, वेरी गुड। तो कहानी ऐसी बन रही है भैया, सबसे पहले फील्ड किसको, सीएस को, किससे, अनरिकॉर्डेड इनकम से। अनरिकॉर्डेड इनकम से क्यों किया? क्योंकि सीएस को पता चल गया था कि कंपनी क्या है, डिफॉल्टर है। कंपनी क्यों डिफॉल्टर है? क्योंकि कंपनी ने क्या किया, आईपीओ एफपीओ का पैसा, डेट इज इशू प्रोसीड्स, गलत जगह यूज किया, और कंपनी दिन प्रतिदिन क्या कर रही है, फ्रॉड कर रही है। और ऐसी फ्रॉड करने वाली बेसिक एक कंपनी है बेटा, जैसे अपन बोलते चिट फंड कंपनी। ये चिट फंड टाइप की कंपनियां, ये निधि टाइप की कंपनी, सब एक जात की है बेटा। यस, तो ये निधि कंपनियां ऐसा करती है। कौन करती है बेटा, फ्रॉड कौन करती है, निधि। कौन करती है बेटा, निधि कंपनी बेटा, नालायक। चलो, तो अगर अपन बात करें, अब नेक्स्ट कंसेप्ट है किसके बारे में, निधि के बारे में। तो निधि कंपनी क्या होती है, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा भाई। निधि कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो मेंबर्स से ही पैसा लेती है और मेंबर्स को ही पैसा देती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, निधि कंपनी। तो निधि कंपनी का नेट ओन फंड टू डिपॉजिट का रेशियो जो है उसके बारे में बात की जा रही है कि वेदर निधि कंपनी हैज कंप्लाइड विद द नेट ओन फंड टू डिपॉजिट इन द रेशियो ऑफ 1:20, वेदर निधि कंपनी इज मेंटेनिंग 10% ऑफ unencumbered term deposit as specified in the nidhi rules, and whether there has been any default in the payment of interest and deposit or repayment of any period, if so the details thereof। तो आपको ये बताना पड़ेगा किसके लिए, निधि के लिए। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? तो filled CS with unrecorded income because he knows about the defaulter company। defaulter company ने क्या काम किया, आईपीओ एफपीओ का पैसा गलत यूटिलाइज किया और धोखा दिया। धोखा किसने दिया बेटा, निधि ने किया बेटा, निधि ने धोखा दिया। कैसे धोखा दिया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करके। पहले रिश्ते बनाए, पहले व्यवहार निभाया, फिर व्यापार किया बेटा, ठीक है। तो क्या हो गया, निधि ने क्या किया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर दिया। अब निधि ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कैसे किया, इंटरनल ऑडिटर के साथ मिलके किया। किसके साथ निधि ने किया बेटा ऐसा फ्रॉड वाला काम, इंटरनल ऑडिटर के साथ मिलके किया, ठीक है। तो आइए दोस्तों वापस से आ जाते, कहाँ चला गया, आइए ये रहा। तो फिर है भाई आरपीटी डिस्क्लोजर। व्हाट इज आरपीटी डिस्क्लोजर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर, वेदर ऑल ट्रांजैक्शन विद द रिलेटेड पार्टीज आर इन कंप्लायंस विद सेक्शन 177 एंड 188 एंड डिस्क्लोज किया गया है कि नहीं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दूसरा, इंटरनल ऑडिट सिस्टम, जैसा इंटरनल ऑडिट सिस्टम होना चाहिए कैसा वहां पे इंटरनल ऑडिट सिस्टम मौजूद है या नहीं है, एंड वेदर द रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर वर कंसिडर्ड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो निधि ने क्या किया बेटा, फ्रॉड किया, वेरी गुड, धोखा दिया। बहुत दर्द था बेटा तुम्हारे बोलने पर। आइए, तो निधि ने क्या किया, धोखा दिया। कैसे धोखा दिया, रिश्ते बना के, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करके। किसके साथ, इंटरनल ऑडिटर के साथ। तो इंटरनल ऑडिटर के साथ उसने बार्टर किया बेटा, तुम मुझे कुछ दो, मैं भी तुम्हें कुछ फाइनेंस में दूंगा। तो ये क्या हो जाता है बताइए, बार्टर। क्या हो जाता है, बार्टर। तो वेदर कंपनी हैज एंटर्ड इनटू नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर और पर्सन कनेक्टेड विद। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो, पक्का, अच्छे से। चलो, तो पहली चीज भाई फील्ड क्या करना है, सीएस को किससे, अनरिकॉर्डेड अमाउंट से, क्योंकि उसे क्या पता है डिफॉल्टर कंपनी है, जैसे आईपीओ एफपीओ का पैसा इधर उधर किया है, और फिर बेटा धोखा दिया। किसके साथ मिलके, निधि। निधि किसके साथ मिली हुई थी बेटा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की, किसके साथ, इंटरनल ऑडिटर के साथ, क्योंकि उसके कैसे व्यवहार थे उसके साथ, बार्टर वाले बेटा, यस और नो, ओके। अब नेक्स्ट थिंग, इसके कारण कंपनी को क्या हुआ, लॉस।
कैश लॉस हुआ। किसके कारण? निधि के कारण। वेरी गुड दोस्त। ये सब इंटरनल ऑडिटर के साथ जो व्यवहार इसका चल रहा था, ये प्रीवियस ऑडिटर से देखा नहीं गया। उसने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। तो भाई कैश लॉस हुआ और ये जो व्यवहार चल रहा है ये क्या हो गया बताइए? प्रीवियस ऑडिटर से देखा नहीं गया, उसने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। और निधि की इन हरकतों के चक्कर में गोइंग कंसर्न पे भी सवाल उठ गया। निधि की इन हरकतों के कारण गोइंग कंसर्न पर भी क्या उठ गया? सवाल उठ गया। क्या ये बात समझ में आ गई? और क्या कंपनी के दिन अच्छे हैं? नहीं है। अब कंपनी को खुद ही बेटा CSR की जरूरत पड़ रही है। खुद ही ऐसे दिन आ गए हैं जहाँ पे कंपनी गरीबी रेखा के नीचे चली गई। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अनस्पेंड CSR का पैसा, यस और नो। तो फिर क्या क्या बन गया हमारा बताइए दोस्तों? वापस से फील्ड में F फॉर फिक्स्ड एसेट, I फॉर इन्वेंट्री, L फॉर LIGS, L फॉर लोन्स एंड एडवांसेस, लीगल कंप्लायंसेस, D फॉर डिपॉजिट, C फॉर कॉस्ट रिकॉर्ड, S फॉर स्टैट्यूटरी ड्यूज। ठीक है। अभी CS का क्या है? अनरिकॉर्डेड इनकम। ओके। फिर है डिफॉल्टर कंपनी। डिफॉल्टर कंपनी में क्या है? दो बातें। पहला है यूटिलाइजेशन ऑफ इशू प्रोसीड्स, और फिर क्या है? फ्रॉड। किसने किया? निधि ने किया। किसके साथ? इंटरनल ऑडिटर के साथ। क्या करके? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करके। किसके साथ? इंटरनल ऑडिटर के साथ। कैसा सिस्टम में आकर के किया? बार्टर सिस्टम में आकर के किया। और फिर इनको कंपनी को क्या हो गया बताइए? कैश लॉस हो गया। कंपनी का क्या खराब हो गया? गोइंग कंसर्न। और कंपनी के दिन ही खुद कैसे आ गए? CSR वाले। अच्छा, ये सब देख करके प्रीवियस ऑडिटर ने क्या कर दिया बेटा? रिजाइन कर दिया। समझ में आया? और फिर क्या आ गया? कंपनी के दिन आ गए CSR वाले। और रिपोर्ट कैसी मिली बेटा? क्वालिफाइड। कैसी रिपोर्ट मिली? क्वालिफाइड। एक वो छूट गया, उसको बनाते कुछ। ये तो अभी बैठ के बना रहा हूँ, पहले का बना हुआ थोड़ी ना बेटा। ये तो पढ़ाते पढ़ाते पहले तो कुछ और ही बनाया था मैंने, है ना? ये सब जो जब बेटा आ जाए। ये निधि समझ में आई तो अपन निधि के नाम पे पूरी कहानी बना दी। चलो, तो पहले कुछ और ही बनाया था जितना मुझे याद है, लेकिन वो भी उसी समय बनाया तो उसी समय बनाया, उसी समय भूल गए। अब ये वाला भी इसी समय बना, यही भूल जाऊंगा मैं। चलो, क्या ये बात समझ में आई? चलो, अंदर का पढ़ने पहले बार्टर तक हो गया। कैश लॉस पढ़ो, फिर NBFC का भी कुछ बना दे। वेदर द कंपनी हैज इंकर्ड कैश लॉस इन द फाइनेंशियल ईयर एंड इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। अगर कैश लॉस है कंपनी को तो आपको बताना पड़ेगा। Resignation, whether there has been any resignation of the statutory auditor during the year, and if so, the new incoming auditor has taken into consideration the issue, objection or concerns. फिर क्या है? Going concern on ratio analysis. Ratio analysis करना है on the analysis of financial ratio, aging, payment of financial liability, other information accompanying the financial statement या auditor's knowledge of the BOD. Whether the auditor is of the opinion that no material uncertainty exists at the date of audit report and the company is capable of meeting its liability existing at the date of balance sheet as and when fell due within a period of कितने ईयर? 1 year. तो ये सब आपको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा गोइंग कंसर्न में। तो गोइंग कंसर्न में आपने ये जितने भी क्या निकाली है, ये डिटेल निकाली, इस डिटेल से ही देखना है कि कहीं कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है जिसके कारण कंपनी क्या हो सकती है? बंद हो सकती है। यस और नो? ओके। फिर नेक्स्ट क्या? अनस्पेंड CSR। क्या अनस्पेंड CSR रह गया है क्या कंपनी के पास? कि कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लॉ में पढ़ा होगा। तो अगर आपने लॉ में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अगर CSR बच जाता है तो भाई उसको क्या करना पड़ता है अपन को? विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months ऑफ द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर हमें क्या करना पड़ेगा? उसे ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है, टू द फंड जो कि कहाँ पे दिया? शेड्यूल 7 में। वेन एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंड फॉर द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। व्हाट इज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट? जो भी चल रहा है उसको ट्रांसफर कहाँ करना पड़ेगा? स्पेशल अकाउंट में। बोलो, लास्ट में क्या दिया है? क्वालिफाइड कारो इन ग्रुप कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पढ़ो इसमें क्या लिखा है? पढ़ा के अंदर क्या लिखा है? हाँ,
अगर कंपनी के कोई भी ग्रुप कंपनी में क्या हुआ है, क्वालिफाइड रिपोर्ट हुआ है, whether there has been qualification or adverse remark by the respective auditor in the CARO report of the company included in the consolidated financial statement. What is consolidated financial statement? Group company. So if yes, the detail of the company and the paragraph of the number of CARO report containing the qualification or adverse remark, आपको बताना पड़ेगा. बोलो क्या ये बात समझ में आई? पक्का? चलो. तो filled CS with unrecorded money income. Why? Because he know about the defaulter company. Defaulter company ने कैसे डिफॉल्ट किया? IPO FPO का पैसा इधर उधर करके और फ्रॉड करके. सॉरी, फ्रॉड कैसे किया? यस, तो फ्रॉड किसने किया बेटा? निधि ने किया. निधि ने फ्रॉड किया. कैसे? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करके. किसके साथ? जिसके अंदर उसने ऑडिटर के साथ कैसी सेटिंग किया बेटा? बार्टर. तुम मुझे दो, मैं भी तुम्हें कुछ दूंगी. और वहां पे निधि को क्या मिला? निधि को मिला घर, हाउसिंग फाइनेंस. उसको मिला नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, क्योंकि कैश में हुआ पूरा काम. तो निधि को घर भी दिया बार्टर में, और बिना नॉन बैंकिंग फाइनेंस. नॉन बैंकिंग फाइनेंस मतलब बैंक के बाहर जो कैश होता है ना, वैसा ट्रांजैक्शन में उसको बार्टर में निधि को ये मिला. समझ में? इससे कंपनी को क्या हुआ? जो किसके को नहीं देखा गया, उसने क्या कर दिया, जिसके कारण किसके ऊपर सवाल उठ गया. और ये गया तो गया, क्या करके गया? क्वालिफाइड. अच्छा, गोइंग कंसर्न जब खत्म हो गया, तो गोइंग कंसर्न खत्म हुआ तो अब कंपनी को किसकी जरूरत है बेटा? CSR की जरूरत है. और इन्होंने क्या कर दिया? क्वालिफाई. बन गए क्या हमारी कहानी? हाँ, अनरिकॉर्डेड इनकम लिख दो. ओके बेटा. ठीक है. ओके, एक सेकंड रुक जाओ. नीचे का पूरा नहीं आ रहा ना, तो रुक जाओ एक सेकंड. फील्ड को थोड़ा और नीचे कर देते हैं. ठीक है, चलो. बोलो, हो गया? ठीक है. तो ये भाई है. अब अंदर का आपको यहाँ पर ये पूरा क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा. ठीक है. इसके अंदर ऐसा कुछ खास है नहीं, थोड़ा थोड़ा तो मैंने कराई दिया. बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फिक्स्ड एसेट, जिस पर सवाल आता ही आता है. इन्वेंट्री, जिसके ऊपर सवाल आता ही आता है. इसके अलावा लोन के ऊपर भी सवाल देखा गया है. डिफॉल्टर कंपनी के ऊपर सवाल देखा गया है. स्टैट्यूटरी ड्यूज के ऊपर सवाल देखा गया है. समझ में? पक्का? चलो. इसके बाद आपको नीचे दिया गया है दोस्तों एक स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन. अगर आप देख पा रहे होंगे, उसको आपको ठीक करना होगा. बहुत पुरानी डेफिनेशन लिखी है, इसलिए यहाँ पे कितना लिखा है? 50 लाख. आपको इसको कितना करना पड़ेगा? 4 करोड़. यहाँ पे लिखा है 2 करोड़, तो इसको कितना करना पड़ेगा? ठीक है, ठीक कर दीजिए. बताएंगे दोस्तों, हो गया क्या? पेज 144 देख सकते हैं आप. आपके सामने पहला दिया हुआ क्वेश्चन. एजुकेटिंग चाइल्ड इज अ लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट. एक्सप्लेन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो. यस, इट विल बी एप्ली. व्हाई नॉट? एक्सेप्शन था. क्या था एक्सेप्शन? बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, एनपीसी और ओपीसी. तो ये कौन सी कंपनी है? बोल ही नहीं रहा. एनपीसी है, तो इस पे ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा.
आशो प्राइवेट लिमिटेड हैविंग व्हाट दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट 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 लिमिटेड हैविंग व्हाट दोस्तों, पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व कितना 50 पेटी, एंड कंपनी ने बोरो किया कितना है 70 पेटी, और टर्नओवर कंपनी का कितना है 900 पेटी। कारो एप्लीकेबल है या नहीं है? नहीं है, सिंपल। चलो तो दोनों ही केसेस में कारो एप्लीकेबल नहीं है। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट्स को लेकर के आपको यहाँ पर लिखना है, लिख लेंगे आप? चलें। कंपनी has dispensed with the practice of taking inventory of the inventory and an opinion the exercise is redundant, time consuming and intrusion to normal functioning operation. Explain reporting requirement and the कारो में अपन इन्वेंट्री में पढ़ा था क्या फिजिकल वेरिफिकेशन कराते हैं कि नहीं, अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है जिसमें 10% से ऊपर नीचे कुछ होता है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ता है, और ये कंपनी कर नहीं रही है, तो क्या कंपनी सही कर रही है? बोलो हाँ नहीं। नो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड है मेंटेन टू द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सेम। क्या बोला है? कंपनी ने कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया बल्कि उनको मेंटेन करना चाहिए था, तो फिर क्या होगा? कारो के अंदर अपन ने पढ़ा था CS कॉस्ट रिकॉर्ड, यस, तो यहाँ पे अपन रिपोर्ट कर देंगे कि कंपनी को सेक्शन 148 के तहत क्या करना चाहिए था, कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन करने चाहिए थे, और अगर कंपनी मेंटेन नहीं कर रही है तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, कारो में रिपोर्ट कर देंगे। शिवर हाँ, अपन उतना छोटा ही लिखेंगे, क्योंकि एक्चुअली में अगर हम बात करें तो उतना ही छोटा ही तो लिखना है, और क्या लिखना है? यहाँ पे कुछ ज्यादा बड़ा लिख दिया क्या? माय गॉड, उन्होंने फालतू चीज ही लिखी, उसी क्वेश्चन को तो पहले पूरा लिख दिया, पहला पैराग्राफ तो वही पूरा क्वेश्चन ही है। हाँ, और साथ ही साथ अगर अपन बात करें यहाँ पर हाँ, ये इतना बड़ा नहीं लिखना है, उतना ही छोटा ही लिखना है जितना बुक में दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ एक और दिक्कत, कहाँ है गया कारो, है कहाँ, ये रहा, तो बुक में कहाँ दिया है, बुक में 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 ये दिया ना। अरे बेटा इतना ही लिख लोगे ना तो भी बहुत है। फिक्स एसेट पर है, इन्वेंट्री के ऊपर है, ये वाला। हाँ, तो यहाँ पर आप चाहेंगे तो भाई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना कारो का, और फिर ये लिख देना। ऐसे वो ज्यादा मार्क्स का नहीं आएगा, 2 से 3 मार्क्स का ही है वो, 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन थोड़ी ना वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ 20 लाख उन्होंने अकाउंटेड, डिपॉजिट नहीं किया लेकिन अकाउंट फॉर कर दिया है। कौन सी वाली बात हो रही है यहाँ पे? स्टैट्यूटरी ड्यूज वाली बात हो रही है, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट, पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व है कितना 110 लाख, सिक्योर्ड लोन है नेशनलाइज बैंक से कितने का 28 लाख, आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस है 23 लाख, टर्नओवर है 5 करोड़ 10 लाख, कस्टमर ने रिटर्न किया गुड्स कितने का 40 लाख, आउट ऑफ द सेल मेड ड्यूरिंग 31/3/2018। द मैनेजमेंट इज ऑफ द ओपिनियन कारो इज नॉट एप्लीकेबल। तो बताओ कारो एप्लीकेबल है या नहीं है? क्या लग रहा है, कारो एप्लीकेबल है या नहीं है? 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 नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है? स्मॉल कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 110 लाख, 40 करोड़ है ना, हो, ठीक है। तो अगर अपन बात करें दोस्तों, हाँ यहाँ पे पुराना आंसर दिया, इसको कट कर देंगे, ठीक। कारो मेरा अपडेटेड नहीं हुआ है क्या क्वेश्चन बैंक में, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कारो इज नॉट एप्लीकेबल, लिख लो, as XYZ Private Limited is a small company। ध्यान से पढ़ना, हो सकता है अगर ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं दिया होता तो फिर ये हो जाता, क्योंकि वो स्मॉल कंपनी नहीं होता, समझ में? चलो एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो बन जाएगा। स्टैट्यूटरी ड्यूज वाले के ऊपर है, यस और नो? चलिए नेक्स्ट क्या है, एजुकेटिंग चाइल्ड, वही सेम आ गया क्वेश्चन नंबर 1 वाला। से रिपोर्टिंग ऑन इन्वेंट्री,
वही वाला आ गया ना, ऊपर वाला ही क्वेश्चन। डिफॉल्ट इन फाइनेंशियल, ये देखो ये स्टेट द मैनर टू बी इंक्लूडेड इन एज पर कारो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन और एफआई, फ्रॉड बाय द कंपनी और ऑन द कंपनी। तो ये देखो ये आंसर क्या दिए, कारो 2020 के हिसाब से आंसर दिया है, ये आंसर करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन को यहाँ पे डिफॉल्ट है ना, ये बताना पड़ता है ना, अगर आप क्या करते हो डिफॉल्ट करते हो, पढ़ा है क्या अपन ने? यस। तो अगर डिफॉल्टर कंपनी कहाँ चले गए, डिफॉल्टर कंपनी को ही बताना पड़ता है, नेचर ऑफ बोरोइंग, नेचर अमाउंट पेड, ये यही चीज वहां पे भी लिखी है क्या? वही लिखा है क्या? यस। फ्रॉड बाय द कंपनी, इसके ऊपर भी पढ़ चुके हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर है यूटिलाइजेशन ऑफ आईपीओ, फिर है किसके ऊपर, रिलेटेड टू पीपीई। एम लिमिटेड हैज गिवन व्हाट दोस्तों, ये देखो इसके बाद के सारे आंसर्स अपडेटेड है, एक आधी आंसर गड़बड़ था, ऐसा पूरा नहीं है, बाकी मैंने अपडेट कर दिया, वही मेरे को लगा कुछ गड़बड़ कैसे रह गई। चलो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एबीसी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज द सब्सिडरी ऑफ व्हाट दोस्तों, XYZ लिमिटेड। तो पब्लिक कंपनी हो गया, पब्लिक कंपनी हो गया तो कारो विल बी एप्लीकेबल, इट इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कारो। दिख रहा है कि नहीं? पब्लिक इशू के ऊपर कारो का बताना है, ठीक है, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ये बताना है, ये सारी चीजें। तो एप्लीकेबिलिटी के ऊपर काफी ज्यादा सवाल देखने के लिए मिल रहे हैं। ये वाला पढ़ो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है फुली पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व कितने का, पढ़ो। बोलो क्या समझ में आया? स्मॉल कंपनी क्या बोल दिया, कंसिडरिंग द फाइनेंशियल अपीयर्स दैट कंपनी इज क्लासिफाइड एज स्मॉल कंपनी, हेंस कारो विल नॉट बी एप्लीकेबल। बोलिए हो जाएगा ये पक्का? तो ये भी आपके लिए क्या होमवर्क है, और ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट भी आपके लिए कल के लिए होमवर्क ही है, ठीक है? तो कल आपको करके ही आना है, ठीक है? चलो, और आपको ये रहा यहाँ पे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाला, इजी सा है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आधा घंटा मैक्स टू मैक्स 40 मिनट, आधा घंटा बस, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है? तो प्लीज़ पढ़ के आएंगे, ओके? चलो टेस्ट शेड्यूल मैंने बोलते थे आ गया होगा ना? नहीं आ ही गया होगा, पक्का है, इतना लेट थोड़ी ना होता है।